हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। हम जो है वो आज टॉपिक कर रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अलावा हम ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्लड जो होता है वो उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और ये चैप्टर हमारा 6 है, लाइफ प्रोसेस, उसी के पार्ट्स है ये। बाकी बहुत सारे पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिम्फोसाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल्स होती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको ये इंक्रीज करती है। लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ बनती है? ये बोन मैरो के अंदर बनती है। और पाई कहाँ जाती है? लिम्फ टिश्यू के अंदर पाई जाती है। इसको हिंदी में लसिका कहते हैं। इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स नॉन एज इम्यून सेल्स। इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका? इम्यूनिटी सेल्स का। और जो लिम्फोसाइट है वो भी एक इसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम है रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स। ये प्लाज्मा जो होता है वो एक थिक लिक्विड होता है। ब्लड का नियर अबाउट 90% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, येलो कलर का थिक फ्लूइड होता है ये। और ये डिफरेंट शेप्स होती है। जो भी ब्लड कंपोनेंट्स है उनकी, ब्लड सेल्स है उनकी, आप देख सकते हैं डायग्राम में। चलिए अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्लड। प्लाज्मा जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका ब्लड का। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी की होती है। मैंने अभी आपको बताया नियर अबाउट 90% भाग जो होता है ब्लड का, रक्त का, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैरीज वाटर, साल्ट्स एंड एंजाइम्स। The main role of plasma is to take nutrients, hormones and proteins to the parts of the body that need it. प्लाज्मा का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वाटर, साल्ट्स और एंजाइम्स को कैरी करती है। ये कैरी करने का मतलब ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी के अंदर। उसके अलावा जो मेन रोल होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और प्रोटीन्स, जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में, किसी भी सेल तक, वहाँ वहाँ इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। यानी प्लाज्मा के थ्रू जो है ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेल्स ऑल्सो पुट देयर वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द प्लाज्मा। जो भी सेल्स वेस्ट मटेरियल्स निकालती है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो भी वो प्लाज्मा में डिफ्यूज कर देती है। और प्लाज्मा के थ्रू ये बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और किडनी तक पहुंचते हैं। किडनी से इनका जो है वो फिल्ट्रेशन होता है फिर। ठीक है, यानी इनकी एक तरह से जो है वो किडनी इनको फिल्टर कर देती है वेस्ट मटेरियल को। यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो रेफर टू एज रेड सेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है इनको, रेड सेल्स भी कहा जाता है, या रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इनके साइंटिफिक नाम की बात करें तो हेमेटिड्स, एर्थ्रॉइड सेल्स और एर्थ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एर्थ्रोस का मतलब रेड और काइट्स का मतलब होता है होलो वेसल्स। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है आरबीसी का वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, जो मेन पिगमेंट है ऑक्सीजन का, और उसी की वजह से जो है वो इसका कलर रेड होता है। वो एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से खून का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, और इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है? ऑक्सीजन को डिलीवरी, ऑक्सीजन को जो है वो पूरी बॉडी के अंदर उसकी डिलीवरी करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना हर एक हिस्से तक। ये किसका काम होता है? आरबीसी का ही होता है। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है वो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। यानी जो, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमारी लिम्फोसाइट्स है वो भी वाइट ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट है।
वाइट ब्लड सेल जो होती है वो मेनली हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको देखती है, उसको इंक्रीज करती है। बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है, उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बोन मैरो में जो है वो बनती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो क्या है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये एक टिनी फ्रैगमेंट सेल्स है जो इसेंशियल होती है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में जो है वो ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, उसके बाद जो है वो ब्लड जो है वो बहना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कुछ देर तक उसको दबाए रखते हैं या उसके ऊपर बैंडेज वगैरह बांध लेते हैं तो ब्लड जो है वो कुछ देर के बाद रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो बहना बंद हो जाएगा, अगर ज़्यादा गहरी चोट नहीं है तो। या जैसे डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देने के बाद जो है वो ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, अगर हम वहाँ से कुछ देर के लिए उसको दबाए रखते हैं तो वो ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो उस ब्लड को क्लॉट करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स वीक हो जाती है बॉडी में तो घाव जो है वो जल्दी से नहीं भरेगा, खून जो है लगातार बहता रहेगा। अगर चोट लग गई है तो खून कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो होता रहेगा, उसकी क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ये भी बोन मैरो में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट द बेसिक फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम और फ्लोएम ये दो टिश्यू है, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू कहा जाता है इनको प्लांट्स का। पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके, जैसे ह्यूमन बॉडी में तो क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड होता है, ये ट्रांसपोर्टिव एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का, वो इन्हीं के थ्रू होता है। लेकिन प्लांट्स में इस तरह के कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते। प्लांट्स में हार्ट नहीं होता, प्लांट में आर्टरी वेन्स नहीं होती। ठीक है, तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किसका होता है, दो टिश्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है टोटली, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना रूट से स्टेम लीव्स तक। ठीक है, जड़ों से पानी खींचता है पौधा और ऊपर तक जहां खाना जो बनता है, मेन जो टारगेट और जो होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म होती है वो लीव्स होते हैं, वहां तक पानी को पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम टिश्यू का होता है। जाइलम टिश्यू की एक खास बात ये है कि इसके अंदर जो है वो वन वे होता है, यानी नीचे जड़ की तरफ से ऊपर की तरफ ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, डबल वे नहीं हो सकता, यानी वापस नीचे की तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है जाइलम सेल्स का, देख सकते हैं आप, स्टेम के अंदर कुछ इस तरह का दिखाई देता है अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए। पिट, वेसल, एलिमेंट्स, स्ट्रेचेट्स, जाइलम, पैरेन्काइमा सेल्स, ये इसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, ये भी एक लिविंग टिश्यू है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, फ्लोएम टिश्यू का होता है। और ये जो है वो दोनों तरफ मूव कर सकता है सब्सटेंस को, रूट से शूट की तरफ भी और शूट से रूट्स की तरफ भी। ठीक है, दोनों तरफ मूव हो सकते हैं। इसमें जो भी मटेरियल कंपोनेंट्स होते हैं, यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं, यानी पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भोजन बनता है, उसको जड़ तक पहुंचाना और ऊपर शूट, मान लो जो लास्ट टिप होती है पौधे की, वहां तक पहुंचाना, इन किसका काम होता है, ये फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। ये एक ट्रांसपोर्टिव टिश्यू है और जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ये जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जाइलम में एरो के साइन से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सिर्फ रूट से लेके और शूट की तरफ ही वाटर जो है वो फ्लो हो सकता है, वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन फ्लोएम के अंदर जो है वो ये दोनों तरफ मूव करते हैं, रूट से शूट की तरफ भी और शूट से रूट की तरफ भी, ठीक है। टू वे फ्लो होता है इसमें। वाटर और फूड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम टिश्यू से। नेक्स्ट देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन योर हार्ट बीट इट स्क्वीजेज एंड पुशेस ब्लड थ्रू योर आर्टरीज टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है यानी दिल धड़कता है तो ये ब्लड को जो है वो पुश करता है बाकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ आर्टरीज के थ्रू। ये हमने हार्ट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। दिस फोर्स क्रिएट प्रेशर ऑन दोज ब्लड वेसल्स एंड दैट इज योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये एक फोर्स डालती है, हमारी आर्टरी जो होती है उनके ऊपर एक फोर्स प्रेशर पड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द डायस्टोलिक reading or the bottom number is the pressure in the arteries when heart rest between beats। दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है जब हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है, जब उसमें ब्लड जो है वो भर रहा होता है, उसके बाद भरने के बाद वो सिकुड़ता है, फिर वो आगे पंप करता है, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम जो आर्टरीज का प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए कुछ नॉर्मल रेंजेज है कि हमारा ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल हेल्दी जो पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर हम सिस्टोलिक की बात करें तो ये होता है 120 यानी 120 से नीचे होना चाहिए, 120 हो सकता है, नॉर्मल है। अगर हम डायस्टोलिक की बात करें तो वो होना चाहिए 80, ठीक है, लेस देन 80। एलिवेटेड की अगर नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो हम उसकी रेंज लेते हैं 80 से 120 के बीच में, ठीक है, 80 से 120 यानी 80 से डाउन नहीं होना चाहिए और 120 से मोर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये अगर इनके बीच का जो ब्लड प्रेशर है 80 से 120 का वो नॉर्मल माना जाता है। एलिवेटेड की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 130 के बीच है और 80 से लेस देन है तो वो एलिवेटेड होगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की स्टेज 1 जो होती है उसे जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, और अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसको कहा जाता है लोअर परटेंशन, ठीक है। अगर 130 से 139 के अराउंड है और जो डायस्टोलिक बीपी जो है वो हमारा वो है 80 से 89 तो इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। जो लेवल 2 है, स्टेज 2 है, वो 140 से भी अगर ज़्यादा चला जाए और डायस्टोलिक 90 से भी ऊपर चला जाए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो होता है जिसके अंदर आपको डॉक्टर को इमीडिएटली जो है वो दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से, वो होता है हाइयर देन 180 और हाइयर देन 120। उस टाइम क्या होता है, आपका डायस्टोलिक बीपी जो नॉर्मली जो है वो 80 होना चाहिए वो आपका चला जाता है 120 से अबोव, ठीक है, यानी सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, वो सिस्टोलिक से भी ज़्यादा अगर चला जाता है तो ये कंडीशन जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। इसमें उसको जो है वो इमीडिएटली डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, excretion। Excretion is a process in which metabolic waste is eliminated from the organisms in vertebrates. This is primarily carried out by the lungs, kidneys and skin। एक्सक्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये।
वर्टिब्रेट्स किन्हें कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये प्रोसेस जो है वो वर्टिब्रेट्स में किसके द्वारा होती है? लंग्स क्या काम करते हैं? किस चीज, कौन से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। किडनी जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड को रिमूव करती है, ब्लड से फिल्टर करती है उसको, और स्किन से जो है वो स्वेट वगैरह या जो एक्सेसिव जो मान लो एक तरह से जो होता है ना, वाटर होता है जो जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो जरूरी होता है, पसीने के रूप में जब बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वेट कहते हैं। पसीना जो होता है वो भी एक तरह का वेस्ट जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल तरह के साल्ट्स होते हैं ये जो बॉडी से बाहर निकलते हैं स्वेट के रूप में। दिस इज इन कंट्रास्ट विद सेक्रेशन वेयर द सब्सटेंस में हैव स्पेसिफिक टास्क आफ्टर लीविंग द सेल। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिमूव दिस वेस्ट। जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है, जब वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनाती है जिनको वो ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज कर देती है, और ब्लड से जो है वो ये किडनी के थ्रू या बाकी स्किन्स के थ्रू या लंग्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं वेस्ट मटेरियल, और इनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड एक्सक्रेशन। इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं, कौन कौन से डायग्राम हैं, ठीक है। किडनी है इसके अंदर, लंग्स हैं, स्किन है, नेफ्रॉन है। किडनी जो है वो बीन शेप की होती है, आप देख सकते हैं। लीवर है। ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है, आप इसमें देख सकते हैं किडनी के 2 पेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पेयर में होती है किडनी, 2 होती है। यूरेथ्रा है जिसके अंदर यूरेटर जो होता है, जिसके अंदर जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो यूरिन, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि स्टोन वगैरह बन जाती है, वो इसी में बनती है, यूरेटर में ही, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होता है ये, और यूरेटर में भी कई बार क्या होता है, स्टोन हो जाती है जो काफ़ी पेन करती है। और बाकी जो ऑर्गन है जैसे हमने जिनके बारे में भी डिस्कस किया था, स्किन है, लंग्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The kidneys are a pair of bean-shaped organs on either side of your spine, below your ribs and behind your belly. Each kidney is about 4 or 5 inches long, roughly the size of large fish. The kidney job is to filter your blood. किडनी जो होती है वो पेयर में होती है, बीन शेप होती है, लेकिन इनका साइज जो होता है वो फिश जितना होता है, कि लार्ज फिश यानी बंद मुट्ठी जो होती है हमारी, उस लगभग उतना साइज होता है इसका। 4 या 5 इंच जो है वो लंबी होती है ये। और किडनी की जो जॉब है, यानी इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, उसको साफ करना। नेफ्रॉन। Nephron is the minute or microscopic structural and functional unit of the kidney. It is composed of a renal corpuscles and renal tubule. किडनी जो नेफ्रॉन होता है वो क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसकी? किडनी की। इसके किससे कंपोज्ड होती है, किससे बनी होती है? रेनल कॉर्पसल्स और रेनल ट्यूबल से बनी होती है ये। द रेनल कॉर्पसल्स कंसिस्ट ऑफ ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ए ग्लोमेरुलस। एक जो रेनल कॉर्पसल्स होता है उसके अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे क्या कहते हैं? हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। एंड एन इनकम्पैसिंग बोमन कैप्सूल। ए हेल्दी एडल्ट हैज 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक है, एक हेल्दी जो अडल्ट पर्सन होता है वो लगभग 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो उसमें होते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो बहुत सारे होते हैं एक किडनी के अंदर, और इन्हीं में से जब ब्लड जो है वो पास होता है तो उसका फिल्ट्रेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम है नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन साइज में काफी छोटा होता है, ये याद रखना है आपको।
क्योंकि एक किडनी जो होती है वो लगभग एक मुट्ठी के आकार की होती है, बंद मुट्ठी के आकार की, 4 से 5 इंच, और उसमें 1.5 मिलियन के करीब जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनका साइज कितना छोटा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जिसको हम पीसीटी भी कहते हैं। उसके अलावा बॉमन कैप्सूल, ग्लोमरस, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी डीसीटी कहा जाता है इसको, वैसा रेक्टा और कलेक्टिंग डक्ट, ये इसके पार्ट्स हैं। कौन सा पार्ट कहाँ होता है ये आपको डायग्राम में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड बायो के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनमें आपको एक डायग्राम दिया जाएगा जो प्रिंटेड होगा और उसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन सा पार्ट क्या होता है। इसलिए बायो के जितने भी डायग्राम्स है आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा जब भी एग्जाम हो आपका। नेक्स्ट देखिए, ये भी जो है वो नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है। इसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कैसे कैसे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और यूरिन कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, ब्लड फ्लोज इनटू द नेफ्रॉन, ब्लड जाता है नेफ्रॉन के अंदर। उसके बाद ब्लड इज फिल्टर्ड रिमूविंग वाटर एंड अदर केमिकल्स। उसके बाद क्या होता है, ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद उसके अंदर जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं, हार्मफुल केमिकल्स, वो बाहर निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सम फिल्टर्ड सब्सटेंसेज। जो ब्लड की प्राइमरी फिल्ट्रेशन होती है वो बॉमन कैप्सूल में होती है। ठीक है। उसके बाद जो रीएब्जॉर्प्शन होता है कुछ सब्सटेंसेज का, यानी कुछ यूजफुल जो सब्सटेंसेज हैं वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे कैपिलरीज के अंदर। उसके बाद देखिए, एडिशनल वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। जो एडिशनल वेस्ट मटेरियल्स है वो ब्लड से रिमूव हो जाते हैं। सम वाटर इज रिटर्न टू द ब्लड, कुछ पानी जो है वो वापस ब्लड में चला जाता है। और बाकी के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो यूरिन या यूरिया एसिड जो होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है। और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये प्रोसेस होती है। देखिए, नेक्स्ट है हेमोडायलिसिस। ये एक आपने सुना होगा आर्टिफिशियल किडनी, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी एक टॉपिक दिया गया है आर्टिफिशियल किडनी। उसी को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, हेमोडायलिसिस कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर डायलेशन जो होता है, यानी ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है वो नेचुरली किडनी से ना होके मशीन से की जाती है। कई बार क्या होता है, किसी एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण या किसी बीमारी के कारण हमारी जो है वो दोनों किडनी खराब हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। अगर बाय चांस एक किडनी खराब हो जाती है तो इंसान जो है उसकी काम करने की क्षमता कुछ कम हो जाएगी, लेकिन वो दूसरी किडनी के ऊपर जिंदा रह सकता है। वो रूटीन के जो भी काम होते हैं वो कर सकता है आसानी से। ठीक है। वह उन कामों को करने में उसको थकान जल्दी महसूस होने लग जाएगी, इतना फर्क रहता है। लेकिन अगर आपकी दोनों ही किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसके बाद शरीर जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर होता चला जाएगा। इस कंडीशन के अंदर हेमोडायलिसिस की जाती है पेशेंट की। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है एक मशीन के द्वारा। ठीक है। इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये एक डायलेजर होता है, इसका यूज किया जाता है ब्लड को साफ करने में। इसमें क्या होता है, ब्लड को एक हिस्से से डाला, मान लो आर्टरी होती है उसमें एक नीडल लगाई जाती है, वहां से ब्लड निकलेगा, मशीन में से पास होके फिल्टर होके और फिर वेन्स में वापस आ जाता है। ठीक है। ये प्रोसेस रहती है इसकी। ये इसके लिए जो है वो माइनर एक सर्जरी करनी पड़ती है आर्म में, हाथ में। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टरी में जो है वो एक नीडल लगाई जाती है, वहां से जो है वो फिर ब्लड निकलता है, मशीन में से फिल्टर होता है और फिर वापस इंसान को जो है वो चढ़ा दिया जाता है वो खून। ठीक है। ये जो सर्कल है वो चलता रहता है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये प्रोसेस है डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे हाथ दिखाई दे रहा है पेशेंट का, यहाँ पे ब्लड जो है वो निकलता है उसका आर्टरीज के थ्रू।
फिर क्या होता है, एक आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर होता है जो क्या करता है, आर्टरी के प्रेशर को चेक करता है कि आर्टरी का प्रेशर कितना है, बीपी कितना है। उसके बाद ब्लड पंप होता है जो ब्लड को आगे पंप करता है। फिर क्या होता है, हेपरिन पंप होता है जो क्या काम करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है ताकि खून जो है वो जम ना जाए। ठीक है, जो नलकी होती है उसमें खून जम ना जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है, हेपरिन पंप करता है। इसके बाद डायलेजर इनफ्लो, इसके जो है वो वापस से इसको मॉनिटर करता है कि कितना जो है वो ब्लड प्रेशर है। उसके बाद ये डायलेजर फिल्टर में जाएगा, यहाँ से फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद क्या होगा, फिर से इसका प्रेशर होगा कि वेन्स के अंदर इसका प्रेशर कितना है, इसको मॉनिटर किया जाएगा। फिर एयर ट्रैप डिटेक्टर जो है वो उसको चेक करता है। एयर डिटेक्टर क्लैंप होती है इसके अंदर जो ये ध्यान रखती है कि खून के अंदर कहीं हवा तो मिक्स नहीं हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिल्टर ब्लड जो है वो वापस बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है डायलिसिस की। ठीक है, हेमोडायलिसिस की, जो हॉस्पिटल में पेशेंट का किया जाता है अगर उसकी दोनों किडनी काम करना बंद कर चुकी है तो। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद प्लांट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है वो देखिएगा। प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स इज दैट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Excretion of gaseous waste in plants take place through stomatal pores on leaves. Excess of water is also excreted from the plant's body through the stomatal pores and from the surface of fruits and stem. प्लांट जो होते हैं वो कैसे एक्सक्रेट करते हैं, लीव से और स्टेम से। ठीक है, प्लांट्स कैसे एक्सक्रेट करते हैं, या तो अपने स्टेम से यानी तने से या फिर पत्तों से। पत्तों से क्या करते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनको रिमूव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, एक ऐसी गैस है जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट है, टोटली जो है वो वेस्ट है, वो उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं प्लांट तो उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों ही गैसेज जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तब दोनों गैसेज वेस्ट होती है, एक बार ऑक्सीजन एक बार कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, प्लांट्स के लीव्स के थ्रू होता है। इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू पौधे जो है वो बाहर निकाल देते हैं। और कुछ वेस्ट मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे रेजिन और गम्स वगैरह होते हैं जिनको पौधे जो है वो स्टेम से यानी तने से बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा अच्छे से। आज जो है वो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 6 क्लास 10 का। नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 8 करेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर करेंगे हम। और अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो, चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।